नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और सबसे पहले मैं अभी वो स्टार्टिंग बोलना चाहूंगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आज के दिन भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस शुभ दिन पे आप सभी को मैं एक सुझाव जरूर दूंगा कि प्लीज अभी भी आप लोग नकल और किसी भी प्रकार एनी काइंड ऑफ चीटिंग में भरोसा ना करें। मेहनत करिए, मार्क्स अच्छे आएंगे, पेपर अच्छा होगा आपका। ठीक है, मैं हूं आपके साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख रहे हैं कि ही स्माइल्ड। ओके, ही स्माइल्ड खाली स्थान है, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है। तो प्रेपोजिशन आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा ये ध्यान दीजिए। स्माइल के साथ हमेशा एट लगाइएगा, है ना। तो स्माइल एट, ही स्माइल्ड एट माय मिस्टेक्स। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है सी इज ग्रेटफुल, खाली स्थान है, फिर मी माई हेल्प, है ना। सी इज ग्रेटफुल, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ग्रेटफुल के साथ हमेशा मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको इस्तेमाल करना है टू। सी इज ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि स्केर्सली हैड ही गॉन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। मतलब वो मुश्किल से अभी गया ही था, तब तक एक पुलिस वाले ने, मतलब एक सिपाही ने उसके दरवाजे को खटखटाया। तो कहीं ना कहीं से मैं आपको फिर से बता दूं कि स्केर्सली जब भी यूज करना है तो देन का इस्तेमाल करना है ना। सॉरी, आपको मतलब उसके लिए मैंने आपको बताया था कि देन का इस्तेमाल कहां करना है और व्हेन का इस्तेमाल कहां करना है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। जब भी हार्डली वगैरह आता है तब आपको देन इस्तेमाल करना है। स्केर्सली के लिए यहां पर आपको व्हेन यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है ना, देन और व्हेन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो स्केर्सली के साथ आपको व्हेन लगाना है। चलिए देखते हैं 4, है ना। 4 जो क्वेश्चन है, ही इज कॉन्फिडेंट खाली स्थान ही विल पास द एग्जामिनेशन। अगेन ये कंजंक्शन का क्वेश्चन होने वाला है, तो यहाँ पे आपको डैट इस्तेमाल करना है। ही इज कॉन्फिडेंट दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए दे राइट, ये भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेमिंग क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में दिया गया है ना, फ्रेमिंग क्वेश्चन से ये बना हुआ है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा कि दे राइट ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। वे लिखते हैं, दे राइट, है ना। तो यहां पर आपको क्वेश्चन टैग लेके आना है, तो डोंट दे होना चाहिए। दे राइट, वे लिखते हैं ना। दे राइट, डोंट दे, इसका हिंदी अर्थ होगा कि वे लिखते हैं ना। तो डोंट दे इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब भी हम दे सब्जेक्ट को रखते हैं तो दे के साथ हमेशा डू नॉट लगता है, न कि और कोई हेल्पिंग वर्ब लग सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 खाली स्थान है, ओल्ड इज योर सिस्टर। मतलब कि आपकी बहन कितनी उम्र की है, मतलब कितने एज की है। तो इसके लिए हाउ इस्तेमाल करना है, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर। ओके, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ही खाली स्थान टू द सिनेमा टुमारो। ये जो टाइम डिनोटिंग जो ये जो शब्द है ना टुमारो, ये बता रहा है कि फ्यूचर एक्शन की बात की गई है, यानी कि टेंस जो है ना फ्यूचर टेंस की तरफ इशारा कर रहा है आपका। तो फ्यूचर टेंस में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस में से ही कोई एक चुनना है ना। तो आपको कौन सा इसमें बेस्ट होगा, विल गो, है ना। ये इसके लिए आपको ही विल गो टू द सिनेमा टुमारो। ओके, इसके लिए टुमारो के साथ विल लगाएंगे, ठीक है ना। एट देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अगेन ये टेंस का क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ना हमें इस पूरे सब्जेक्ट को ये चेक करना होता है कि ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है। अगर सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी जो यहां पर आएगा वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। अगर प्लूरल वर्ब में सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब में वर्ब आएगा। अंग्रेजी का पहला और यही नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आपको देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, जब द लगा करके 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है ना, द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल, तो इस केस में ये दोनों 2 लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि 2 लोगों की बात की गई है। तो उसके साथ आप क्या करेंगे, वर लगाएंगे, है ना। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, मतलब दोनों लोग वहां पर थे। इज वॉज हैड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मेनी अ गर्ल टू कॉलेज इन टाइम। मतलब मेनी के साथ देखिए, मेनी जब अकेले आता है तो इसे प्लूरल माना जाता है, बहुवचन, है ना। लेकिन अगर मेनी के साथ अ लग जाता है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेनी के साथ अ लग जाता है तो ये सिंगुलर का अर्थ देने लगता है, इसे अकेला माना जाएगा। तो मेनी अ गर्ल मतलब एक लड़की की बात की जा रही है, इसमें
हालांकि सेंस तो बहुत सारी लड़कियों का आ रहा है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकेले की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसके साथ गोज लगेगा। मेनी अ गर्ल गोज टू कॉलेज इन टाइम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, आप आंसर करेंगे गलत, क्योंकि आंसर्स ऐसे दिए जाते हैं ना कि सभी आपको सही लगेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो 10 से 16 क्वेश्चन नंबर, ये बेस होने वाला है अनसीन पैसेज पे। और ये अनसीन पैसेज एक बार आप लोग रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, 2 बार कर लीजिएगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर्स को पढ़ा करिए, उसके बाद इस पैसेज को पढ़िए, है ना। प्रश्न पढ़ करके दिमाग में उन प्रश्नों को रखिए, फिर पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको जहां जहां भी आंसर मिलेगा उसे अंडरलाइन करके आप मतलब जैसे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या है। मतलब कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, मैं आपको बता दूं अर्ली राइजिंग ये मेन वर्ड है। अर्ली राइजिंग के बारे में जो बात की जा रही है ना, इसमें सुबह जगने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के लिए या एवरीवन्स लाइफ में जो लोग भी सफल हुए ना वो अर्ली राइजर्स होते हैं। आप सेलिब्रिटीज और सफल इंसानों की एक थोड़ी सी स्पीच सुनिए, उनकी बातें सुनिए, तो बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज एन एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, है ना। हमेशा सुबह जगने का एक एडवांटेज होता है, मतलब उसका लाभ होता है। बोल रहा है कि अगर कोई भी अर्ली राइजर होता है ना तो वो अपना काम बहुत ही समय से कर लेता है बिफोर अदर्स। अन्य लोग अभी बेड में सोए रहते हैं तब तक वो अपना काम कर सकता है। अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। जो सुबह जगने वाला जो व्यक्ति होता है ना बहुत सारा काम कर चुका होता है। बिफोर अदर मेन हैव गॉट आउट ऑफ बेड, लोग अभी बेड से निकलते हैं, सो के उठते हैं, उसके पहले जो अर्ली राइजर्स होते हैं अपना सारा काम कर चुके होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स, इसीलिए वो शायद सफल होते हैं। इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि फिर से कि इन द मॉर्निंग्स, है ना, अर्ली मॉर्निंग्स, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस फ्रेश, सुबह का जो माहौल होता है ना वो फ्रेश होता है। नो साउंड्स, नो नॉइजेस, कोई भी साउंड और नॉइज नहीं आता है, डिस्टर्ब, कोई हमारे अटेंशन को, हमारे ध्यान को कोई चीज डिस्टर्ब करने वाली नहीं होती है। जनरली जो सुबह का किया गया काम होता है वो बहुत ही वेल डन माना जाता है, अच्छा माना जाता है, अच्छा हो भी जाता है। सुबह के टाइम में हमें कुछ समय निकाल करके एक्सरसाइज करनी चाहिए, फ्रेश मॉर्निंग एयर लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मॉर्निंग एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जिससे हमारा ब्रेन फंक्शनिंग पूरे थ्रू आउट द डे बढ़ जाता है, पूरे दिन हम अच्छा से काम कर पाते हैं। बाय बिगिनिंग अर्ली, अगर हम सुबह कोई काम शुरू कर लेते हैं, हमारे पास प्लेंटी मतलब पर्याप्तता होती है किसी भी काम को करने के लिए, थॉरोली, कंप्लीटली, पूरी तरीके से करने के लिए। और हमें कभी भी कोई किसी काम को जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय होता है और हम फिर अगले दिन पर्याप्त अच्छे से नींद लेते हैं, अगले दिन गुड नाइट स्लीप लेते हैं, फिर अगले दिन सुबह जगते हैं, जिससे हमारा गुड हेल्थ, हमारा हेल्थ गुड होता है और हम पूरे नए दिन के लिए तैयार रहते हैं, तरोताजा रहते हैं। चलिए, पैसेज अर्ली राइजिंग पे था। डियर स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें पता है, फिर भी एक बार देखिए इस पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। गिव वन वर्ड फॉर फिजिकल, एक शब्द देना है इतने सारे शब्दों के लिए, यानी कि द फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दैट यू डू, मतलब शारीरिक या मतलब ध्यान, दिमाग से कोई किया गया कार्य, ठीक है ना, जो आप करते हो टू स्टे हेल्दी एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, मतलब आप मतलब सेहतमंद रहने के लिए और मजबूत बनने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक कार्य करते हैं उसी को तो एक्सरसाइज कहते हैं। मेडिटेशन मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का डीप थिंकिंग होता है जिसमें हम सोचते हैं। इट इज नथिंग बट अ थिंकिंग प्रोसेस, है ना, जिसमें हम वी थिंक डीपली, उसे मेडिटेशन बोलते हैं। हेल्थ अलग चीज है, लेबर परिश्रम अलग चीज है ना। 11 देखिएगा, द वर्ड थॉरोली मीन्स, थॉरोली मतलब समथिंग डन कंप्लीटली विद प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, मतलब अगर हम ध्यान से कोई चीजें पूरा करते हैं ना तो इसे थॉरोली पढ़ा जाता है। थॉरोली मतलब पूर्ण रूप से भी होता है। तो इसका पूछ रहा है कि मीनिंग तो क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना, मीनिंग इसका कंप्लीट आएगा। गिव द सिनोनिम ऑफ अटेंशन, अटेंशन वर्ड का आपको सिनोनिम देना है, ठीक है ना। सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला शब्द, तो अटेंशन का मतलब हीड भी होता है, ध्यान दीजिएगा। पे हीड टू व्हाट आई से, मतलब आप उन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, है ना। पे अटेंशन टू दोज थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, या पे हीड टू दोज थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, हीड का मतलब अटेंशन होता है। 13 देखते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ थॉरो।
अब देखिए थॉरो वर्ड अगेन आ गया, लेकिन यहां पर एंटोनिम पूछा गया। क्या पूछा गया है? एंटोनिम। मैं बता दूं कि थॉरो मतलब कंप्लीट या पूरा होता है, तो इसका उल्टा इनकम्प्लीट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 14 देखते हैं। लेटस देखिए सी कि जो गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेंटी। प्लेंटी वर्ड आप बार बार सुनते होंगे। प्लेंटी मतलब होता है अधिकता, पर्याप्तता, प्रचुरता। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा ना वो होगा एम्पल। एम्पल मतलब भी पर्याप्त होता है। बाकी प्योर मतलब शुद्ध, और पाइयस मतलब पवित्र, पेन किलर, ये सब नहीं हो सकता, डिस्ट्रैक्टर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू दोज थिंग्स ओनली। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द वर्ड सक्सेसफुल। देखिए सक्सेसफुल वर्ड है ना, इसके साथ कौन सा प्रीफिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हो आउट ऑफ दीज फोर, इन चारों में से। तो मैं आपको बता दूं, बार बार आप शब्दों को एक बार मैच करके देख लीजिए। नीचे से इम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मिस सक्सेसफुल कभी आप जीवन में नहीं सुने होंगे, यानी अनसक्सेसफुल वर्ड सही है। अनसक्सेसफुल अन जोड़ा जा सकता है सक्सेसफुल के पहले, तो इसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे। चलिए 16 देखते हैं। सफिक्स डिस इज यूज टू शो। सफिक्स जो डिस है ना, इसका कहां यूज किया जाता है, क्या दिखाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जहां भी डिस लगता है ना, नॉट और रिवर्स का सेंस आने लगता है। जैसे लाइक के पहले डिस जोड़ दें तो डिसलाइक, पसंद करना, और डिसलाइक मतलब नापसंद करना, नहीं का सेंस दे रहा है ना। लाइक डिसलाइक, ऑर्डर डिसऑर्डर, यानी कि ये रिवर्स कहीं ना कहीं से चीजों को उल्टा या उसका नॉट का सेंस देने लग जाता है। बाकी ये ऑप्शन सही नहीं है ना। ये प्रीफिक्स सफिक्स पे क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं। चलिए यूनिट 3 में आज आते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस इन विच, ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस जिसमें, है ना, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस जिसमें हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, कुछ विनम्रता सूचक, आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना हो, उसे क्या कहते हैं? उसी को ही तो फॉर्मल लेटर कहते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र लेखन पार्ट 3 वीडियो में भी मैंने बताया है कि ऐसा मतलब लेटर या ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमें रूल्स रेगुलेशंस और विनम्रता सूचक, आदर सूचक शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करना हो, उसी को ही औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी कि औपचारिकताएं ज्यादा निभाते हैं, और इनफॉर्मल में हमें और रूल्स रेगुलेशंस और कर्टसी का इस्तेमाल नहीं करना होता है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 क्वेश्चन, अ बिजनेस लेटर शुड बी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस लेटर होना चाहिए फुल ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दोहरा अर्थ देना, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई। एक्सटेंसिव, बहुत लंबा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, नहीं। लैकिंग इंफॉर्मेशन, उसमें सूचना की कमी होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। शुड बी पूछा है ना, क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ग्रामेटिकली एरर फ्री, है ना, ये क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली एरर फ्री होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, ग्रामेटिकली एरर फ्री होना चाहिए। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाट कैन बी रिटन इन अ मेमो बिफोर द मेन बॉडी। जब भी हम मेन बॉडी लिखने की शुरुआत करते हैं, जब मेमो में ना, तो उसके पहले क्या चीज आ सकती है इन चार ऑप्शन में से? बॉडी, सिग्नेचर, फ्रॉम, ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फ्रॉम आ सकता है मेन बॉडी को स्टार्ट करने से पहले, जब भी हम मेमो लिखते हैं। तो मेमो का मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, कब क्या लिखते हैं, उसका एक एग्जांपल भी शेयर किया अपने पीडीएफ में, कॉन्सेप्ट वीडियो में देखिएगा जरूर। मेमो राइटिंग कैसे करते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा मेमो राइटिंग का वीडियो, है ना। आगे देखिए 20 क्वेश्चन है। विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर अ मीटिंग टू लिस्ट आइटम्स टू बी डिस्कस्ड। मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर चीजों का एक लिस्ट बना दिया जाए, सूची बना दिया जाए कि मीटिंग में क्या क्या चीजों पे बात की जानी है, तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं भाई? एजेंडा कहते हैं। एजेंडा डेफिनेटली, क्योंकि इट इज अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स दैट आर टू बी डन। उन चीजों का ये एक लिस्ट होता है जो हमें करना है, जो किया जाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 21। रिपोर्ट इज नॉट यूज्ड। रिपोर्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस लिए भाई? चार ऑप्शन में से देखते हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए तो यूज होता है, एक एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करता है, ये प्रेजेंट करता है डाटा या इंफॉर्मेशन को, बिल्कुल करता है। टू एनालाइज सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति का एक विश्लेषण करने के लिए करा जाता है यूज, बिल्कुल। ये ऑप्शन नहीं यूज हो सकता है, यानी कि सोशल रिफॉर्मेशन, भाई समाज में परिवर्तन लाने के लिए तो महापुरुष आते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे महापुरुषों का आपने नाम सुना होगा, वो आते हैं समाज में सोशल रिफॉर्मेशन करते हैं। सोशल रिफॉर्मेशन रिपोर्ट राइटिंग से नहीं हो सकता है ना, ये एक प्रकार का रिटन कम्युनिकेशन होता है। 22
है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन अ रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या नहीं प्रयोग किया जाता है, क्या नहीं मेंशन किया जाता है, ध्यान दीजिए, नॉट मेंशन्ड, है ना। तो यानी कि सजेशंस मेंशन किए जाते हैं, रिकमेंडेशंस मेंशन किए जाते हैं, डाटा को तो ये प्रेजेंट करता ही है रिपोर्ट, बिल्कुल आपको जानना चाहिए। ये राइटर्स प्रोफाइल, ये कोई जीवनी या ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी नहीं लिखी जा रही कि राइटर्स की प्रोफाइल लिखी जाएगी, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट मीन्स एक सजेशंस, रिकमेंडेशंस और डाटा को प्रेजेंट करने के लिए एक रिटन रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। 23 देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल सीटिंग एट अ प्लेस, लोगों का एक ऐसा समूह जो एक स्थान पर बैठे होते हैं, है ना, टू डिस्कस अ टॉपिक, एक किसी बिंदु पर बात करने के लिए, एक मुद्दे पर उन्हें कहा जा सकता है, उसी को तो ये मीटिंग कहते हैं। मैं आपसे कई बार बोला हूं कि ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव अ टॉपिक जनरली टू डिस्कस ऑन, उन्हीं को तो हम कहते हैं मीटिंग। मीटिंग मतलब बैठक, बैठक में 10 लोग इकट्ठा होकर किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं। इन अ मेमो, अगेन क्वेश्चन है मेमो से, मेमो में सब्जेक्ट इज रिटन, सब्जेक्ट लिखा जाता है इन द, है ना, इन बोल्ड एंड फॉन्ट, मतलब कि अब यहां पर ऑप्शंस ढेर सारे हैं। देखिए लेफ्ट में कभी मेमो का सब्जेक्ट लिखा जाता है नहीं, ये सेंटर में होना चाहिए, राइट में भी नहीं होगा, सेंटर में होना चाहिए और बिग फॉन्ट में होना चाहिए, राइट कॉर्नर में भी नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा। 25 और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करते हैं सॉल्व इसको। दिया है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहां पर फाइंड करना है, यानी कि इसमें से 3 जो वाक्य होने वाले हैं ना, 3 सही होंगे, है ना, और एक गलत होगा, तो गलत वाले को आप लोग ढूंढ लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द इनकरेक्ट, है ना। तो अब मेमो दिया है कि अ सर्कुलर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बिल्कुल भाई, सर्कुलर ज्यादा लोगों को तो सर्कुलेट किया ही जाता है, बिल्कुल। मेमो इज अ ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन, ये भी सही है ना, कहीं ना कहीं से मेमो इज अ ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है मीटिंग मिनट्स इज रिटन इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द मीटिंग, मीटिंग में क्या क्या घटित हुआ है उसी का लिखित विवरण मीटिंग मिनट्स कहलाता है। मैंने कईयों बार आपको बताया है, अनेकों बार मैंने बताया है, तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन पे एक बार ट्राई करिए। एजेंडा इज रिटन आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, एजेंडा कब लिखा जाता है, जब मीटिंग ओवर हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता है, एजेंडा तो कभी भी मीटिंग होने के पहले बिफोर हैंड तैयार किया जाता है, उसके पहले ही तैयार किया जाता है उसको, यानी कि ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो यही रहा आपका 25 क्वेश्चन, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग जुड़े रहिए। हम लोग परीक्षा के दिन तक हम लोग एक एक करके ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे।